हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। बात करते हैं जुडिशरी एग्ज़ाम की। तो कुछ स्टेट में जीएस भी लॉ के साथ जुडिशरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जीएस सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है यूपी और बिहार का एग्ज़ाम। अभी रिसेंटली दोनों एग्ज़ाम्स हुए हैं, यूपी का प्री और मेंस दोनों हो चुका है और बिहार का प्री हुआ, जहाँ पे कि आप लोगों ने देखा कि जीके ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए और आपके सिलेक्शन के लिए जीके तैयार करना यूपी और बिहार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जुडिशरी की जो तैयारी करता है एक बच्चा, एक एस्पायरेंट जब आता है जुडिशरी की तैयारी करता है, तो वो लॉ के सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा खुद ही होते हैं कि वो उसको पढ़ने में ही वो बिज़ी हो जाता है। सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, ये सारे प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, ये इतने ज़्यादा होते हैं और सेक्शंस को याद करना, इतनी ज़्यादा चीज़ों से पढ़नी होती हैं, ना तो टाइम बचता है ना तो एनर्जी बचती है कि वो जीके पे इतना फोकस कर सके। जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव की तैयारी करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से जीके की प्रिपरेशन कर पाते हैं बिसाइड्स की जो जुडिशरी पढ़ना है। तो ऐसे में लास्ट टाइम पे जब उसे फिर जीके पढ़ना पड़ता है तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है और वो उतना टाइम उसको नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सिलेक्शन भी इससे हैम्पर होती है, उससे प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। तो इससे अच्छा यही है कि जुडिशरी का बच्चा भी, यूपी और बिहार को टारगेट करने वाला बच्चा भी स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी जीके पढ़ना शुरू कर दे, तो वो उसके लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम पे उसे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग जीके पढ़ेंगे अपने चैनल पे। और सबसे पहले मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाऊँगी और हिस्ट्री में भी जो मैंने सोर्स आपको यहाँ पे यूज़ किया है पढ़ाने के लिए वो लूसेंट को यूज़ किया है। लूसेंट एक ऐसी किताब है जीके की जिसे कि आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि एक लूसेंट जब भी जीके की तैयारी करने आप जाइए तो एक सबसे पहले वो बुक आपको मिलती है जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में जीके की जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई होती है। तो लूसेंट ही एक अच्छा तरीका है कि एक जुडिशरी वाला बच्चा सबसे पहले थोड़ा जीके को जाने समझे। तो मैं सोर्स जो यूज़ कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए वो लूसेंट को यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री को पढ़ते हुए पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। बेसिकली हिस्ट्री क्या होता है? पास्ट, जो कुछ भी बीत चुका है वो पास्ट, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, वो हिस्ट्री है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम अपना इतिहास, अपने भारत का इतिहास पढ़ते हैं और विश्व इतिहास में हम बाकी और देशों का भी इतिहास और फिर हम वर्ल्ड वॉर जो हुए हैं उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। पर पहले अभी हम भारत के इतिहास को देखते हैं। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है कि प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें कि पुरानी चीज़ों जो एंशिएंट टाइम की थी उसको हम पढ़ते हैं, और मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरीके से 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है, जस्ट बिकॉज कि हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें, इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करते हैं, ठीक है। और जब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया है, भारत का नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आया ये नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का नाम भारतवर्ष था। तो भारतवर्ष एंशिएंट टाइम में कहा जाता था। भारतवर्ष का मतलब क्या होता है? भारतवर्ष का मतलब होता है भरत का देश, ठीक। भरत के देश को भारत कहते हैं और ये नाम भारतवर्ष जो नाम है वो कहाँ से मिला है? महाकाव्य और पुराणों से मिला है। और फिर इंडिया, क्योंकि हम इंडिया भी यूज़ करते हैं, भारत ही ऐसा देश है जिसके 4 नाम हैं, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, कई सारे नाम हैं, 4 नाम बेसिकली फेमस हैं। तो सबसे पहले महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष नाम फेमस है, वहाँ से मिला हुआ है। और यूनानियों ने हमें, ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ के लोगों ने इंडिया नाम दिया हुआ है हमारे भारत को, ठीक है। और मुस्लिम इतिहासकारों ने हमारे प्यारे भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। हिंदू, क्योंकि यहाँ पे हिंदू रिलीजन फॉलो होता था, तो मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान, मतलब स्थान मतलब स्थान एक तरीके से, तो ये 2 वर्ड से मिलके बनना है हिंदुस्तान, ठीक है।
तो हमने देखा कि भारतवर्ष का नाम महाकाव्यों से मिला हुआ है, पुराणों से। इंडिया यूनानियों ने कहा, हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों ने हमारा नाम, हमारे देश का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने देख लिया कि हमारे देश का नाम जो है वो कहाँ से मिला हुआ है। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो कैसे आप पढ़ेंगे, कहाँ से आप पता करेंगे कि हिस्ट्री क्या रही है हमारी। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को रख सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिससे कि आने वाली जनरेशन उसको पढ़ सकती हैं। और अच्छी अच्छी किताबें हैं, सब कुछ है, तो उससे आने वाली जनरेशन हमारे इतिहास को जान सकती हैं। लेकिन हमें जब पुराने इतिहास को जानना था तो हमने किन सोर्सेज को यूज़ करके मतलब अपने इतिहास को जाना। तो सोर्सेज बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। सोर्सेज से ही आप अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं। सोर्सेज आप कह सकते हैं कि एक तरीका है, एक जरिया है, एक साधन है जिसके तहत आप अपने इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, तो जो जानने के लिए कोशिश करने की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं, जिसके तहत हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा इतिहास उस टाइम पे क्या था, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, एक राज्य कैसे चलता था, राजा कौन था, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, सोर्सेज में सबसे पहली बात जो हम करते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों की, तो उसमें धर्म ग्रंथ आते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स आती हैं, फिर हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद विदेशियों का विवरण, मतलब जो फॉरेनर्स आते थे हमारे कंट्री में, जैसे फाहियान थे और भी कई सारे लोगों के नाम आते थे, आगे हम पढ़ेंगे, वो हमारे कंट्री में आते थे और वो अपने टेक्स्ट के थ्रू लिखते थे हमारे बारे में कि यहाँ का राज्य प्रशासन कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी हम अपनी इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, और जो चौथा सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, जैसे कोई पत्थर की कोई मूर्ति मिल गई या फिर ऐसी चीज़ों से भी हम जान सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या था। तो इतिहास को धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में जानने के लिए जो 4 सोर्सेज हैं वो है धर्म ग्रंथ डिवाइन चीज़ है ये, कि वेदों में क्या लिखा हुआ था उसके थ्रू हम जानते हैं। ठीक है, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स के थ्रू भी हम जानते हैं, विदेशियों के विवरण के थ्रू भी, और फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के थ्रू भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में हम देखते हैं कि क्या आता है धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में। तो धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ नाम से ही है कि धर्म से जो जुड़ा हुआ है या फिर जैसे थोड़ा एक धर्म का सिंबल लगा हुआ है। तो धार्मिक ग्रंथों में हमें वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, स्मृति ग्रंथ है, धर्मसूत्र है, अरण्यक है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। ये जो 10 चीज़ें हैं ये सभी रिलीजियस स्क्रिप्ट्स के अंदर आती हैं और जिसे हम वैदिक लिटरेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, वेद के बारे में सुना होगा, पुराण के बारे में सुना होगा, उपनिषद के बारे में सुना होगा। पर फिर ये जो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, ये सभी धार्मिक ग्रंथ के अंदर आते हैं और हमें हमारी हिस्ट्री की थोड़ी जानकारी देते हैं, थोड़ी क्या बहुत जानकारी देते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथों में आता है हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स में। तो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स में कई सारी बुक्स हैं जो कि उस टाइम के जो एमिनेंट पर्सन थे, जो काफ़ी ज़्यादा जानकार लोग थे उस समय के, उन्होंने लिखे थे और उनकी लेखनी से, उनकी कृति से हमें उसके बारे में, उस समय के बारे में, उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथों में अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का, जो कि मौर्य वंश में जिनका एक बहुत ही अच्छा रोल था, उन्होंने ही काफ़ी सारी चीज़ें की थी मौर्य वंश के लिए, स्थापना से लेके हर चीज़, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका काफ़ी योगदान था कौटिल्य का। कौटिल्य को आप सभी जानते होंगे। तो उनकी जो अर्थशास्त्र है उसमें उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सब चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी कल्हड़ की, इससे भी हमें, ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और हमें इसके तहत भी हमें जानकारी मिलती है हमारे इतिहास की। चचनामा अली अहमद की कृति है। अष्टाध्यायी पढ़िनी की कृति है। गार्गी संहिता कात्यायन की कृति है। महाभाष्य पतंजलि की कृति है। तो
ये जो 6 हमने अभी देखा, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चंचनामा, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, महाभाष्य, इनसे भी हमें अपने ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, मतलब ये ऐतिहासिक ग्रंथ की कैटेगरी में आते हैं और हमें अपने इतिहास के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। ठीक है, और तो इस तरीके से धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर हमने देखा कि धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या आते हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, अब वन बाय वन हम सबका अध्ययन करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम वेदों को देखते हैं, जैसे वेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पुराण क्या है। वेद के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, जो कि वेद हमारे धार्मिक ग्रंथों की लिस्ट में सबसे पहले आता है कि वेद क्या है। ठीक है, वेद बहुत ही पुरानी, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही डिवाइन चीज़ है हमारे हिंदू धर्म में। और वेद में क्या है कि वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया है वेद। और वेदों के संकलनकर्ता जिसे कहा जाता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि वेदों का संकलन किसने किया, तो आप ये जानते रहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब वेद तो हर कोई जानता होगा कि वेद कितने हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं और वन बाय वन हम देखते हैं कि किस वेद में क्या बातें कही गई हैं। एक एक वेद के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? इस मतलब ऋग्वेद में क्या है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है ऋग्वेद। ऋचा क्या होती है? ऋचा एक तरीके से दोहे या फिर को हम कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ऋचा है, ऋचा में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं दोहे के फॉर्मेट में, ऋचा के फॉर्मेट में एक कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज है। इसी को हम वेद कहते हैं। वेद में डिफरेंट ऋचाएँ हैं जो कि एक फॉर्मेट में अरेंज की हुई हैं और हर ऋचा हमें एक बात के बारे में जानकारी देती है, एक क्या कई, मतलब ज्ञान का सागर है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं? ये जो चीज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वेद में ये जो चीज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋचाओं में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं, अग्नि के लिए 200 हैं और ऋग्वेद पढ़ने वाले जो होते थे ऋषि, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद पढ़ने वाले जो टीचर्स होते थे उनको होत्री कहा जाता था। और ये हमने देख लिया इसमें। फिर इसमें ऋग्वेद में जानकारियाँ क्या मिलती हैं हमें, ये हम देखते हैं कि ऋग्वेद में हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक, और आर्य कौन थे? बेसिकली पिछले जब एंशियंट टाइम में हम इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को जो श्रेष्ठ जन रहते थे उन्हें हम आर्य कहते थे। तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी जो है वो ऋग्वेद में हमें मिलती है। ठीक है, और विश्वामित्र के द्वारा रचित तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन जो है विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में है। ठीक है, कहीं कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में कि गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ है? तो गायत्री मंत्र जो है वो सबसे पहले तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ये विश्वामित्र द्वारा रचित जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, वहाँ से ये आता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं जो 8वां मंडल है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं के वर्णन को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। खिल कहते हैं। ये भी प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन है क्योंकि देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है सारे प्रिलिमिनरी में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक एक शब्द बहुत ही यूज़फुल है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो सोम देवता के बारे में वर्णन करता है और 10वां मंडल जो है वो क्या है? वो जिसमें चातुर्वर्ण्य समाज का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि
एंशियंट टाइम में इंडिया में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो चातुर्वर्णीय समाज है, 4 वर्ण सोसाइटी जो है, ये कहाँ से आती है, ये मतलब इसको रेफरेंस कहाँ से मिला है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्णीय समाज यानी 4 वर्ण सोसाइटी का सबसे पहले आपको जिक्र मिलेगा, और यहीं से ये ओरिजिन, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 10वें मंडल में जो है वहीं से इसका ओरिजिन है। ठीक है, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चातुर्वर्णीय समाज का ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, उसके बाद धर्म सूत्र है जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, मतलब इनके बारे में कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके क्या कार्य होंगे, इसके बारे में भी वहीं पे ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन किया गया है। ठीक है, और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, मतलब सबसे ऑथेंटिक जो है वो ऋग्वेद है। उसके बाद क्या है, अगर आप इतिहास के साधन को, मतलब इतिहास को पढ़ने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद अपना स्थान पाती है। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे कि आपने इसमें ऋग्वेद के बारे में आपने जान लिया कि ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, और विश्वामित्र द्वारा रचित 3रे मंडल में हमें गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं के वर्णन को हम खिल कहते हैं। 9वां मंडल सोम देवता को है, और 10वां मंडल में जो है 4 वर्ण सोसाइटी के बारे में दी हुआ है। ठीक है, अब हम अगले वेद पे आते हैं। अगला वेद क्या है? सामवेद। सामवेद में क्या है? गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, वेदास ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स, मतलब सामवेद में जो गाना गाए जा सकने वाले जो ऋचाएँ होती हैं उनका संकलन किया गया है। और सामवेद से ही भारतीय संगीत का जनक, मतलब भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, क्योंकि सामवेद में क्योंकि हमने देखा कि सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। ठीक, और सामवेद के पाठकर्ता को, रीडर को उदात्री कहते थे। जैसे कि हमने देखा कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे, लेकिन सामवेद के पढ़ने वाले जो भी ऋषि हैं, पाठकर्ता हैं, उनको उदात्री कहा जाता था। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद 3रा वेद है। यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन होता है। वैदिक कर्मकांड क्या मतलब? जैसे वैदिक कर्मकांड में क्या आ जाते हैं, जैसे शादी, विवाह और जो भी हिंदू धर्म में कर्मकांड होते हैं वैदिक, उनका जो नियम है कि ये चीज़ें कैसे होंगी, इसका संकलन जो है वो यजुर्वेद में है। ठीक है, इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, और जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य और पद्य आप समझते हैं कि गद्य मतलब गद्य मतलब लिखित, जैसे कहानियाँ आप पढ़ते हैं उसको हम गद्य कहते हैं, लिटरेचर। और जब आप पद्य कहते हैं तो पद्य मतलब पोइट्री फॉर्मेट, तो उसको हम कहते हैं पद्य, यानी कि जिसमें कविताएं लिखी जाती हैं। और गद्य मतलब जिसमें स्टोरीज लिखी जाती हैं। तो इसमें दोनों का कम्बिनेशन है यजुर्वेद में। ठीक, इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं और वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन इसमें है। सिंपल सा। ठीक है, अब हम आते हैं जो लास्ट वेद है। लास्ट वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद सबसे लास्ट में इसका जो है कि कंपोज किया गया है, इसको सबसे लास्ट में इसकी ओरिजिन हुई है, बनाया गया है इसको। और सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ठीक, और इसके रचयिता को कौन है? अथर्व ऋषि हैं। अथर्व ऋषि अथर्ववेद के रचयिता हैं, उनके नाम पे इसका नाम भी है इस वेद का। ठीक है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? अथर्ववेद से हमें क्या जानकारी मिलती है कि रोग निवारण कैसे होगा, कोई रोग हो गया उसका निवारण कैसे होगा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि की जानकारियाँ मिलती हैं। सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास, कॉमन मैन्स बिलीफ एंड सुपरस्टिशंस। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसमें बताया गया कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, और इस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अथर्ववेद लास्ट में
लिखा गया, लास्ट में ओरिजिन हुई इसकी, इसलिए इसमें काफ़ी सारी जो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे जादू टोना, सुपरस्टिशियस चीज़ें काफ़ी इसमें हैं, और इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। तो ये लास्ट में ओरिजिन इसकी हुई है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, और अथर्ववेद अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो हमने वेद में देखा, वेद में सबसे पहले हमने देखा कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, हमारे इतिहास को जानने के लिए एक तरीका है जिससे कि हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। सोर्स है, इतिहास को जानने का सोर्स है तो धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ में सबसे पहले क्या आते हैं, वेद आते हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं। ऋग्वेद के बारे में हमने देखा, फिर हमने देखा सामवेद के बारे में, फिर हमने देखा यजुर्वेद के बारे में, फिर हमने देखा अथर्ववेद के बारे में। उसके बाद वेद के बाद क्या आता है, वेद के बाद वेदांग आते हैं। वेदांग क्या है, वेदों को समझने के लिए इनको रचा गया है। देखिए, वेद इतने टफ होते थे कि वेद को हर कोई नहीं पढ़ सकता था। वेद को जो अच्छे पंडित होते थे, जो अच्छे ब्राह्मण होते थे, जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छी तपस्या के माध्यम से अच्छे गुरुओं से पढ़ के अच्छी शिक्षा हासिल की थी, वही केवल वेदों को पढ़ सकते थे। तो वेदों को थोड़ा सरल करने के लिए वेदांगों की रचना की गई, ताकि वेदों का अध्ययन किया जा सके, वेदों को समझा जा सके वेदांगों के माध्यम से। एक तरीके से वेदांग जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ, वेद प्लस अंग, यानी वेदों के अंग के रूप में वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 6 है। 6 इसमें बेसिकली यही पूछता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, वही आपके लिए जानना जरूरी है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। इन वेदांगों की रचना बेसिकली वेदों को समझने के लिए की गई थी। ठीक, तो वेद और वेदांग के बारे में आज हमने जाना, जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथ की लिस्ट में आते हैं, जो कि हमें भारतीय इतिहास को समझने के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब एक सोर्स के रूप में है। ठीक है, अब हम आगे की चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।